मेंटल हेल्थ इशू एक साइलेंट किलर जैसा है और स्पेशली मेंस जो है बहुत ज़्यादा सफ़र कर रहे हैं। मेल्स के बारे में बात करते हैं स्पेसिफिकली, तो मेल्स के साथ क्या होता है, उनको सोसाइटल प्रेशर अलग है। मेंटल स्ट्रेस एक कपल के सेक्सुअल लाइफ पे भी असर डालता है। राइट। कॉन्फिडेंस की कमी हो जाती है, परफॉर्मेंस को लेके हो गया या फिर मेल्स के लिए परफॉर्मेंस प्रेशर इज अ रियली बिग थिंग। आफ्टर लॉन्ग टाइम ऑफ पीरियड कपल्स के बीच इंटीमेसी शायद कम हो जाती है, फिर ख़त्म हो जाती है। सेक्सुअल हेल्थ की वजह से आज बहुत सारे रिश्ते टूटते भी हैं। ये रैंडमली आजकल जो हुकअप कल्चर है, कुछ हार्ट ब्रेक्स उसकी वजह से होते हैं क्योंकि वन साइड ऑफ पर्सन इज सो इनटू द अदर वन, और अगले इंसान के लिए वो हुकअप कल्चर है। तो जैसे अपन फिजिकल इंटीमेसी की बात करेंगे तो मेंटल हेल्थ भी कनेक्टेड है, फिजिकल हेल्थ भी कनेक्टेड है। इनफर्टिलिटी एक प्रॉब्लम है और इसका ब्लेम सिर्फ वुमेन पर ही डाला जाता है। ऐसा इसलिए क्योंकि लोगों की नज़र में एक माँ होती है जो अपने वोम में उस बच्चे को 9 महीने रखती है, तो लोगों को लगता है कि पूरी जिम्मेदारी माँ की है। कपल्स को प्रेशर उसी चीज़ का रहता है कि दे हैव टू मेक बेबीज नाउ। क्या वर्जिनिटी का कॉन्सेप्ट आज भी रिलेवेंट है? Virginity lasts for a night, that's it. Your kids not gonna be raised by a virgin woman only. Virginity का उसमें कोई रोल नहीं है। शायद हम स्लो डेथ की ओर जा रहे हैं। देखिए, बेसिकली अपन की डेस्टिनी डेथ ही है सबकी। तो श्रावत पॉडकास्ट में स्वागत है डॉक्टर सृष्टि। हाउ आर यू? आई एम गुड। ओके, तो हमने अब तक जितने भी पॉडकास्ट डॉक्टर्स के साथ किया है अब तक, तो उनके साथ जो कन्वर्सेशंस हैं वो जो स्पेशलिस्ट हैं उस डोमेन में, उसी से रिलेटेड हम बातें करते थे। बट आज इस पॉडकास्ट में मैं चाहता हूँ कि आपसे जो कन्वर्सेशन हो वो एक ह्यूमन पर्सपेक्टिव से हो, राइट। बिकॉज एज डॉक्टर आप अच्छे से जानते हैं ह्यूमन बॉडी और ह्यूमन ब्रेन को, तो हम उसके अकॉर्डिंग आगे चलेंगे। सो इसमें जो मेरा पहला सवाल है आपके लिए, अभी मेंटल हेल्थ इशू एक साइलेंट किलर जैसा है, एक साइलेंट एपिडेमिक है और स्पेशली मेंस जो है मेल बहुत ज़्यादा सफ़र कर रहे हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं लाइफ में उनके, किसी की जॉब नहीं लग रही है, कोई अपने जॉब से परेशान है, किसी का हार्ट ब्रेक हुआ है, तो कोई अपने रिलेशनशिप अपनी शादी से परेशान है, एंड वेरियस थिंग्स हैं लाइफ में जो कि वो शेयर भी नहीं कर पाते किसी से, चुपचाप सह लेते हैं या फिर आई डोंट नो कुछ एडिक्ट हो जाते हैं, कुछ और चीज़ों को स्केप करते हैं अपने पेन को। सो मेरा मानना है कि मेंटल हेल्थ इशू एक डिजीज़ है और लोग कैजुअली लेते हैं उसको। एक डॉक्टर के पर्सपेक्टिव से आप इसको कैसे देखते हो? देखिए, पहली और सबसे ज़रूरी बात तो ये है कि मेंटल हेल्थ उतनी ज़रूरी है जितनी फिजिकल हेल्थ। जब अपन फिजिकली किसी को बीमार देखते हैं तो हमको ये दिख रहा होता है कि चोट कहाँ लगी है, लेकिन जब कोई इंसान मेंटली दुखी है, बीमार है, तो हर इंसान की सेंसिटिविटी लेवल अलग होती है। हर कोई, कुछ लोगों के लिए एक मामूली बात होती है तो किसी के लिए वो बहुत बड़ी बात होती है। तो ये लोगों पे अलग अलग लोग के हिसाब से होता है। लेकिन सबसे ज़रूरी, सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये है कि मेल्स के बारे में बात करते हैं स्पेसिफिकली, तो मेल्स के साथ क्या होता है, उनको सोसाइटल प्रेशर अलग है। उनको खुद में एक जो नॉर्म्स जिनके साथ वो बड़े हुए होते हैं, एक नॉर्म्स रहता है ना कि आपको ऐसा करना है, आपको अपनी लाइफ में आगे जाके ये करना, बहुत सारे चीज़ों का प्रेशर होता है उनके ऊपर। तो जैसे जैसे वो एक छोटे एज से ही जिम्मेदारियों को समझने लगते हैं कि उनको अपने पिता का साथ देना है, अपनी बहन के लिए सोचना है, अपनी माँ के लिए सोचना है, वो बहुत सारी चीज़ें होती हैं। लेकिन हमेशा उनको एक चीज़ जो सोसाइटी बचपन से सिखा रही होती है, वो एक मूवी का भी डायलॉग है ना, मर्द को दर्द नहीं होता। भाई होता है, ठीक है, मर्द को भी दर्द होता है, हाँ, बट वो सोसाइटी के प्रेशर की वजह से वो किसी को बता नहीं पाते हैं। ना बताने की वजह से वो एक स्पेस में बढ़ता चला जाता है, वो वहीं स्टोर हो रहा है, फिर कभी अचानक से फटता है तो क्या होता है, उनकी वाइफ जो होती हैं या गर्लफ्रेंड्स जो होती हैं, कई बार उनके ऊपर या उनकी माँ के ऊपर कई बार होता है कि वो बहुत एग्रेसिवली गुस्सा हो जाते हैं, चिल्लाने लग जाते हैं, ये होता है। फिर उस पे भी हम उनको ही जज करते हैं। हम ये समझने की कोशिश नहीं करते कि एक्चुअली उनके ऊपर कितना स्ट्रेस है, उनकी मेंटल हेल्थ किस जगह से डिस्टर्ब हो रही है, हम ये नहीं समझते हैं। हम उनके एक्शंस देख रहे होते हैं कि हाँ, ये इसने ऐसा किया, वो एक्शन क्या कहाँ से रिएक्ट हुआ है, क्यों वो रिएक्शन आ रहा है, ये हम नहीं समझते। आदमियों पे एक टाइम पे बहुत प्रेशर होता है कि उनको घर भी देखना है, सब कुछ देखना है, बहुत ज़्यादा चीज़ें होती हैं।
लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि वो उस चीज़ों को डील कर रहे होते हैं और किसी से शेयर नहीं करते। फ्रेंड्स के बीच में एक पीयर प्रेशर रहता है, दोस्तों के बीच में भी वो अपनी हर चीज़ नहीं डिस्कस कर पाते हैं। तो आदमियों पे मेंटल हेल्थ का स्ट्रेस बहुत से भी बहुत ज़्यादा है और उनका ये जो स्ट्रेस है उसको रिलक्टेंट फील हो अगर उन्हें, तभी वो किसी को बता पाते हैं। उतना भरोसा चाहिए, उतना उनमें तो बहुत सारे उनके मन में कंफ्यूजन होता है। तो मेरा तो ये मानना है कि मेंटल हेल्थ पे फोकस करने के लिए आप पहले से ही अपने आप पे इतने कॉन्फिडेंट रहिए कि हर सिचुएशन को जैसे आप डील कर रहे हैं आप कर लेंगे, लेकिन आप उसको दबाइए मत। आप अपने जो भी लव्ड वंस हैं, क्लोज वंस हैं, जो भी जिनको भी आप समझते हैं उनसे आप डिस्कस करिए। ऑब्वियसली डिस्कस करेंगे नहीं तब तक सोल्यूशन नहीं आता। और मेंटल हेल्थ मेनली जब कोई चीज़ दबती जाती है और वो एकदम से आपके दिमाग पे असर पड़ रहा है, आपको बहुत सोच रहे हो, डिप्रेस हो रहे हो, एंजाइटी हो रही है, चाहे वो हार्ट ब्रेक का ही क्यों ना हो, बहुत कॉमन है। और ये सब का जब एस्केप प्लान आदमी खोजता है तो क्या कहा जाएगा, वो किसी चीज़ के एडिक्शन में जाएगा, अल्कोहल एडिक्ट हो जाएगा। बेसिकली बहुत नॉर्मल है ना। एक एज ग्रुप में अपन देखते हैं कि अल्कोहल और इन सब चीज़ों का एडिक्शन इतना हाई रहता है कि हम उनको समझाएंगे भी तो वो नहीं समझते हैं, क्योंकि वो उसका एस्केप प्लान है। वो सो नहीं पा रहे हैं तो वो अल्कोहल ले रहे हैं। तो दिस ऑल थिंग्स डजंट वर्क। वो अपनी मेंटल हेल्थ के साथ फिजिकल हेल्थ भी खराब कर लेते हैं, अपनी फैमिली भी खराब कर लेते हैं, अपनी पर्सनल लाइफ भी खराब कर लेते हैं। तो मेंटल हेल्थ अवेयरनेस बहुत इंपॉर्टेंट है और उसके लिए मुझे लगता है डॉक्टर्स को ही नहीं, हर किसी को, सोसाइटी में भी एक अवेयरनेस होनी चाहिए जिसपे वो फोकस कर सकें। लोगों को हम अवेयर करा सकें कि मेंटल हेल्थ भी उतनी ज़रूरी है जितनी फिजिकल। आप योगा करने जा रहे हैं लेकिन आप अपनी मेंटल एक्सरसाइज के लिए कहीं नहीं जाते। सो दिस ऑल थिंग्स एक्चुअली मैटर्स। सो जैसे हम अभी एड्रेस कर रहे हैं इस चीज़ को कि किसी के एक्शन से हम ऑब्जर्व कर सकते हैं शायद इसकी मेंटल स्टेट अभी अच्छी नहीं है या फिर कुछ चीज़ से वो सफ़र कर रहा है या कर रही है। बट ये भी तो होता है ना कि उसके पास्ट एक्सपीरियंस, वो किस जगह में से पैदा हुआ, कहाँ से बड़ा हुआ, किस कंडीशन में वो बड़ा हुआ है, वही मैटर करती है। और उसके साथ साथ वो किस माहौल में बड़ा हुआ है, फ्रेंड्स उसके कैसे हैं, फ्रेंडशिप और इसमें रिलेशनशिप का बहुत ज़्यादा मैटर होता है मैम। मतलब आई थिंक ये मैं अपने एक्सपीरियंस से एक चीज़ बोलना चाहूँगा। बोलते हैं ना कि दोस्ती संगति जो है वो या तो बिगाड़ती है बनाती है। तो मैं रिलेशनशिप के बारे में इतना ये एक चीज़ एक्सपीरियंस किया कि अगर कोई किसी की गर्लफ्रेंड है या फिर बॉयफ्रेंड है, आप रिलेशनशिप में हो कुछ भी, या फिर हस्बैंड वाइफ को ही ले लेते हैं, सबसे बड़ी दोस्ती तो पार्टनर है मैम। तो उसके साथ अगर आप अच्छे से बातें शेयर नहीं कर पाओगे और एक दूसरे को इतने अच्छे से जान नहीं पाओगे, फिर प्रॉब्लम तो आएगी। तो आई थिंक कि पार्टनर का रोल इसमें ज़्यादा है। अगर कोई शादीशुदा है या फिर कोई रिलेशनशिप में है तो उनके साथ आप अपने इमोशन मैनेज कर सकते हो। ये चीज से मैं तुमको करेक्ट करना चाहूंगी यहाँ पे। जी। तुम्हारा पर्सपेक्टिव गलत नहीं है, अलग है थोड़ा। बट सबसे पहले जब इंसान खुद कॉन्फिडेंट नहीं होगा, मैं खुद अगर अपने आप को लेके कॉन्फिडेंट नहीं होंगी तो मैं अपने पार्टनर को, अपने फ्रेंड को, किसी से भी अपने बारे में कुछ शेयर ही नहीं कर पाऊंगी। कॉन्फिडेंट मतलब कि किस वे कॉन्फिडेंस इन में? द सेंस, जब अपन किसी बारे में बात कर रहे हैं, जब अपन कुछ बता रहे हैं तो अपन को पहले ही लगता है ये मुझे जज कर लेगा। मतलब कहीं ना कहीं आपको फियर है ना कि आप गलत हो। ऑब्वियसली आप खुद, अगर आपको पता रहेगा, आप एडमेंट हो उस चीज के लिए कि हाँ मुझे मेरे पार्टनर के साथ ये चीज बतानी है, कि डिस्कस करना है। एक होता है, जैसे मैं आपको एग्जांपल दे रही हूँ कि आदमियों का या जिनका भी रिलेशनशिप है, फैमिली है, मैरिड है, ये सारी चीजों में माँ बाप से झगड़ा हो जाता है, हम वापस माँ बाप के पास चले जाते हैं। दोस्तों से झगड़ा हो जाता है, हम शायद नहीं जाते हैं कई बार। पार्टनर से झगड़ा हो जाता है तो डिवोर्स तक की बात आ जाती है। क्यों? इस पे बेसिक सी बात ये है कि वहां आपकी संगति मैटर कर रही है, लेकिन वहां पे आपको ये चीज मालूम है कि ये चीज छोड़ी जा सकती है और यहाँ पे अपने उनके पास ऑप्शन है टू लेट गो। पेरेंट्स के साथ लड़ के आप वापस जाते हो क्योंकि आपको पता है कि ये रिश्ते नहीं टूटने वाले हैं। राइट। आपको आपके पेरेंट्स के सामने बस आप एक बाउंड्री लेके चलते हो कि एक रिस्पेक्ट वाला फैक्टर, बाकी आपके पेरेंट्स को आपका सब पता होता है। वो ट्रांसपेरेंसी आप अपने पार्टनर के साथ नहीं रखते। जब आप वो ट्रांसपेरेंसी नहीं रखेंगे, अपने आप प्रॉब्लम्स आएंगी। आप ओपनली डिस्कस नहीं करेंगे, झगड़ा करना इज नॉट अ सोल्यूशन। हाँ, मैं वही संगति की बात इसलिए पार्टनर को रिलेट करने के लिए बोला कि आप ट्रांसपेरेंट नहीं हो तो फिर यू हैव टू सफर। ऑब्वियसली वन हैज टू सफर आफ्टर दैट।
द थिंग इज दैट वंस यू आर इन अ रिलेशनशिप, जब आप किसी के भी साथ हैं, whosoever इज योर पार्टनर, पार्टनर सिलेक्शन सबसे इंपॉर्टेंट है. इट्स नॉट लव एट फर्स्ट साइट दैट यू हैव टू गो थ्रू. नहीं, प्यार इज वेरी इंपॉर्टेंट, बट सामने वाले इंसान हैज टू रेज योर किड्स. सो आप उनसे इस रिलेशनशिप और ये सारी चीजों पे आए जिनके साथ आप अपना फ्यूचर देखते हैं. ये रैंडमली आजकल जो हुकअप कल्चर है, कुछ हार्ट ब्रेक्स उसकी वजह से होते हैं क्योंकि वन साइड अ पर्सन इज सो इनटू द अदर वन, और अगले इंसान के लिए वो हुकअप कल्चर है. तो वहां पे प्रॉब्लम्स होती हैं. आप एक्सप्रेस कैसे करेंगे जब आपको पता है कि सामने वाला नॉट सो सीरियस है? तो ये सारी चीजें होती हैं. और संगति में क्या होता है, कई बार दोस्त लोग सामने से वो नहीं ऐसा दे पोक यू कि अरे नहीं नहीं तुझे देखी. अरे भाई नहीं देखी, होता ही है, देखी नहीं देखी है, ऐसा हो गया. बट उसके मन में तो एक उम्मीद हो गई, यार आज कल तो उसने मुझे देखा था. तो वहां से वो पूरा ट्रांजिशन चालू हो जाता है. और बाद में फिर वो लड़की किसी और से बात करेगी तो प्रॉब्लम है ना, किसी और के साथ कुछ है तो प्रॉब्लम, जबकि उसके साइड से इस इंसान के लिए कुछ नहीं है. बट वो कहीं ना कहीं ट्रांजिशन चेंज हो जाता है. संगति इसलिए भी जरूरी होती है कि आपको राइट टाइम में राइट डिसीजंस में सपोर्ट करने वाला फ्रेंड बहुत इंपॉर्टेंट है. दोस्ती इसलिए भी जरूरी है. संगति का इतना मेजर रोल है, आप जैसे जिनके साथ रहोगे वैसे बन जाओगे. इसलिए बोलते हैं हमेशा ड्रीम बिग. तो आप अगर कोई दो लोग हैं जिसमें से एक इंसान सिर्फ सपने देख रहा है, मेहनत नहीं कर रहा है, और एक इंसान है जो सपने देख रहा है मेहनत कर रहा है, तो अगर आप जो मेहनत कर रहे हैं उसके साथ रहेंगे तो आप भी मेहनत करेंगे. नहीं तो आप क्या सोचेंगे, हाँ किसी दिन लॉटरी लग जाएगा, मेरे साथ कुछ अच्छा हो जाएगा, मैं मैनिफेस्टेशन के लिए वो 4 पन्ने लिख रहा हूँ, हो जाएगा. डजंट मैटर. आप कुछ भी पन्ने लिखें, कुछ भी करें, नहीं होता है. मेहनत करनी पड़ती है. तो संगति इसलिए जरूरी है जो आपको पुश करे जहाँ पे आप अटक रहे हो. एक और चीज़ है मैम, ओवर थिंकिंग बहुत ज़्यादा करते हैं. मैं काफ़ी समय से मैं भी उस फेज से गुजरा हूँ, ओवर थिंकिंग. तो मैं जितना ऑब्जर्व किया, ओवर थिंकिंग आपको तब होती है जब आप कुछ नहीं कर रहे हैं, बिकॉज आप बिजी हो गए तो नहीं होगी वो चीज़. बट फिर भी आपसे मैं जानना चाहता हूँ कुछ ओवर थिंकिंग को टैकल कैसे करें. देखो, ओवर थिंकिंग ऐसा नहीं होता है. कुछ लोगों के साथ, जैसे तुमने अपना बताया कि तुम बिजी हो जाते हो तो तुम बहुत ज़्यादा ओवर थिंक नहीं करते हो. मैं एक्चुअली खुद भी एक टाइम पे मैंने भी डिप्रेशन के लिए ट्रीटमेंट लिया है, मेडिकेशन हुआ है, बहुत सारा चीज़ हुआ है. तो उन सब चीज़ में मेरे को ये चीज़ सीखने मिली कि ओवर थिंकिंग इंसान वो सेंसिटिविटी के ऊपर रहता है. आप किसी बात पे कितने सेंसिटिव हो सकते हो, कितनी ज़्यादा आपकी कोई बात छू जाती है. ठीक है, जैसे नॉर्मल है, मैंने तुमको किसी दिन तू करके बात कर ली तो तुम्हारे लिए नॉर्मल है, बट किसी के लिए वो नॉट सो नॉर्मल, कि यार मुझे डिसरिस्पेक्ट हो गया. तो वहां पर फिर वो इंसान सोचते रहेगा, यार मैं इसके लिए इतना किया, इसने मेरे लिए ऐसा बोल दिया, इसके लिए मैंने ये किया, इसने मेरे साथ ऐसा कर दिया. वो वहां से वो ओवर थिंकिंग एक छोटी सी बात पे ना, ये कोई बात नहीं है, बट आप खुद ही अपने हिसाब से ऐसे आपने लाइन बनानी चालू कर ली, और वो लाइन आपने इतनी आगे ड्रॉ कर ली कि अब आपको ही एंजाइटी होने लग गई इन बातों से कि कुछ हो नहीं रहा है, लेकिन आप बैठे हैं तो आप अपने से सिनेरियो बना रहे हैं. वो सिनेरियो इसलिए होता है क्योंकि आपके माइंड में एक प्रेशर है पहले से, और कि एक पर्सपेक्टिव अलग लेके चल रहे हैं हम. एक सेल्फ ऑब्सेशन भी होता है ना, हाँ खुद के वही. लिए एक्सपेक्टेशंस, खुद कुछ नहीं कर पाना या फिर कुछ हाँ, इस वजह से भी होते हैं खुद के लिए. और नहीं, और अपन एक पर्सपेक्टिव लेके ही चल रहे हैं कि मैं तो बहुत अच्छी हूँ, मैं तो बहुत अच्छा हूँ. भाई तुम हो, कोई खराब नहीं होता है. सिचुएशंस होती हैं, सिचुएशन के हिसाब से आपका रिएक्शन होता है. सही गलत जैसा पर्सपेक्टिव मैं इसमें नहीं मानती. ओके. ठीक है, मैंने कुछ बोला तो तुम उसका आंसर ही तो दोगे, हाँ थोड़ी ना जोड़ लोगे. तो यहाँ सही गलत कहाँ हुआ? राइट. मैंने जो बोला उसका एक्शन का रिएक्शन तो आएगा ही. तो वैसे होता है. तो जब हम किसी भी चीज में बहुत ज्यादा सोचने लगते हैं अपनी सेंसिटिविटी के अकॉर्डिंग, तो कई बार होता है कि अपन इतनी दूर तक सोचने लगते हैं जिसका कोई मायना नहीं होता. उस ओवरथिंकिंग को टैकल करने के लिए सबसे पहले, अगर आपको क्रॉनिकली वैसा कुछ हो रहा है कि आप उससे ओवरथिंकिंग के साथ आपको एंजाइटी भी हो रही है, आपको और भी एक आध कुछ सिम्टम्स हैं, एंग्शियसनेस हो रहा है, कभी चोकिंग फील हो रहा है, ये सब चीज, तो प्लीज आप किसी अच्छे डॉक्टर से मिलें. सो रिसेंट पास्ट में आई डोंट नो क्यों ऐसा हुआ था. मैं अकेले नहीं, मेरे कुछ दोस्त थे, एक दो, सबके साथ कुछ ना कुछ हो ही रहा था. बैड फेज बोल सकते हैं शायद, लाइफ में कुछ अच्छा नहीं चल रहा था. तो उस समय हम बात करते थे कि हमको काउंसिल करना चाहिए, काउंसलिंग करवाना चाहिए, बात करनी चाहिए. बट फिर हम आपस में बात करके एक दूसरे को समझा देते. इतना मतलब
थिंकिंग तो है, ऑब्जर्वेशन है कि नहीं हम लोग कहाँ पे सही जा रहे हैं, कहाँ पे गलत जा रहे हैं, अब क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप क्या है, फालतू की बातें नहीं करनी है। बट अभी भी हम ओपन माइंडेड मानते हैं खुद को, बट अभी भी इंडिया में लोग काउंसलर के पास जाने से डरते हैं। ऐसा क्यों है मैम? और एक चीज़ और है कि अगर हम किसी और फ्रेंड्स या पेरेंट्स से बात करते हैं तो वो बोलते हैं कि आप पागल जैसी बातें कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं होता। इसके लिए देखो सबसे ज़रूरी चीज़ ये है कि हमारे पेरेंट्स, वहाँ से स्टार्ट करती हूँ मैं, हमारे जो पेरेंट्स हैं उनके टाइम में ऐसा काउंसलिंग या मेंटल हेल्थ का कुछ अवेयरनेस नहीं था। लोग बहुत नॉर्मल होता था, अगर ससुराल अच्छा नहीं मिला तो भी महिलाएं अपना लगी पड़ी हैं काम करने में, है ना। आदमी मेहनत कर रहा है कर रहा है कर रहा है, उनको इंसिस्टल पैसे अगर मिल गए हैं तब तो ठीक है, नहीं तो वो अपना स्ट्रगल उनका चालू है। उसका असर बच्चों पे भी आता है। वो किससे बात करेंगे? वो महिला दिन भर काम कर करके खट चुकी है, वो आदमी बाहर से अपना काम करके आ रहा है, उनके बीच में कभी ऐसा बातचीत ही नहीं हुआ है मेंटल हेल्थ को लेके, तो वो अपने बच्चे से ये चीज़ कैसे एक्सपेक्ट करेंगे कि उनके बच्चों को किसी मेंटल हेल्थ काउंसलर की ज़रूरत होगी? तो हमने कभी नहीं देखा है वो सारी चीज़ें, है ना, कि बचपन से हमको किसी से डिस्कस करना चाहिए अपनी प्रॉब्लम, नहीं तो हमेशा क्या होता है, हाँ, अपनी बातें अपने तक ही रखनी चाहिए वाला एक कॉन्सेप्ट के साथ अपन बड़े होते हैं। तो जब अपन काउंसलर्स के पास जाने की बात करते हैं या अपन किसी को मेंटल हेल्थ की उस तरीके से एडवाइस देते हैं, तो सामने वाला इंसान सबसे पहले तो उसका रिएक्शन रहता है, अरे नहीं नहीं, काउंसलर के पास कौन जाएगा। कहीं ना कहीं वो प्राइवेसी ब्रीच की भी एक दिक्कत होती है। लोग सोचते हैं ऐसा कि हम उनको बता देंगे तो वो वहाँ पे हमसे फॉर्म भरवाएंगे या हमसे और कुछ वेरिफिकेशन लेंगे, डॉक्यूमेंटेशन होगा, ऐसा ऐसा कई बार सोचते हैं लोग। वो चीज़ उतना कौन इतने समय पड़े, छोड़ो, नहीं जाना। सेकेंडली, प्राइस, द अमाउंट दे पे टू अ काउंसलर, ओके। वो भी एक होता है कि बहुत हाईली पेड काउंसलर्स के पास अगर आप जाते हैं तो ऑब्वियस है आपको पूरा एक क्राइटेरिया एक बता दिया जाएगा, आपको इतने इतने स्लॉट में आना है, ऐसा करना है वैसा करना है। लोग उतने सब में नहीं जाना चाहते। पेरेंट्स को कैसे समझाएंगे कि हमको मेंटली वी आर नॉट फीलिंग गुड, है ना, बेड से उठने का मन नहीं करता है, कुछ काम करने का मन नहीं कर रहा है, ये चीज़ों को कैसे आप अपने पेरेंट्स को समझाओगे? आपके पेरेंट्स तो आपको यही बोलेंगे ना कि क्यों तुम सुबह नहीं उठ रहे हो, क्या हो गया है क्या, तो वो ये नहीं समझेंगे। वो क्या बोलेंगे, रात को फोन देख रहे हो इसलिए सुबह नहीं उठा। बट इंसान की खुद की पर्सनल लाइफ में क्या चल रहा है अपन अपने पेरेंट्स से नहीं डिस्कस कर पाते हैं। जिनसे हम इतने क्लोज हैं उनसे नहीं डिस्कस कर पाते, तो काउंसलर्स के पास जाने की तो आदमी बात ही छोड़ देता है। और आपस में होता है ना, मैं तू हूँ यार, देखो तू मेरे साथ बता, तू मेरे साथ बता करके वो बहुत रॉन्ग डायरेक्शन में कॉन्वर्सेशन को ले जाते हैं, चाहे वो कोई भी रहे। इसीलिए प्रोफेशनलिज्म एक चीज़ है जिसमें काउंसलर्स हैं जो आपको एक्चुअली हेल्प कर सकते हैं। बहुत सारे ट्रिक्स होती हैं, बहुत सारे एक्सरसाइज होते हैं, मेंटल हेल्थ के लिए एक्सरसाइजेस होते हैं, है ना। कुछ कुछ चीज़ें आपसे लिखवाई जाती हैं, कुछ बताई जाती हैं, आपका सुना जाता है। सबसे इम्पोर्टेंट काउंसलर का काम होता है वो आपकी सुनता है। आप कहीं और जाएंगे तो आपसे क्रॉस क्वेश्चन किया जाएगा, आपके हर एक्शन को क्वेश्चन मार्क लगाया जाएगा। काउंसलर्स वैसा नहीं करते हैं, वो पहले सुनते हैं आपकी बात, आप क्या सोच रहे हैं, आपके साथ क्या हुआ, वो पहले सुनते हैं, उसके बाद वो आपको बताते हैं। तो इसलिए प्रोफेशनली हेल्प लेना ज़्यादा बेटर ऑप्शन है, ना कि खुद से उन चीज़ों को उसी में दबते चले जाना। तो ये कहीं ना कहीं डर है सोसाइटी में, क्योंकि आप मेंटल आदमी साइकेट्रिस्ट के पास नहीं जा पाता है, उनको कितना टेंशन होता है। आसपास वालों को पता नहीं चलना चाहिए एंटी डिप्रेसेंट खा रहे हैं अपन, है ना। इतनी सी एज में क्या डिप्रेशन है? इतने से तुमको 8वीं 9वीं 10वीं में डिप्रेशन हो जा रहा है, इतने कमजोर हो, तो फालतू बात करते हो, ये हो जाता है। तो ये सही चीज़ें ना, दैट्स नॉट इट। एंड आई फील लाइक मैं बहुत लकी हूँ भाई इस मामले में। मेरे घर में मेंटल हेल्थ के लिए बहुत अवेयरनेस है, माई फादर इज एक्सट्रीमली अवेयर ऑफ दैट। तो ये चीज़ मैं बोलती हूँ कि लोगों को और भी सीखनी चाहिए, पेरेंट्स को। मेरी दादी भी बहुत अवेयर रहती है इन सब चीज़ में कि हाँ, इट इज़ इम्पॉर्टेंट। पढ़ाई का लोड क्यों भाई, मेहनत करो, जो होगा देखा जाएगा। इतना एकदम ऐसा घुसना नहीं है कि नहीं हो रहा है वाला नहीं होना चाहिए। तो ये पेरेंट्स को समझना चाहिए। और जब आपको कोई सिम्टम लगे अपने बच्चे में, या आपका बच्चा कभी दुखी है या अपसेट है, तो प्लीज एक उनसे बात करिए वन ऑन वन। सबसे पहले आप उसका डर हटाएंगे, तब वो काउंसलर के पास तक जाने की हिम्मत आएगी। डर को आप हटाने के लिए तो कहीं तो कॉन्फिडेंस लाना पड़ेगा। पेरेंट्स और बच्चों के बीच फ्रेंडशिप होना चाहिए, डिस्कशन होना चाहिए, ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए। तो रिलेशनशिप में आता है। ओके। मेंटल हेल्थ इशू से जैसे कोई जूझ रहा है और वो अपना रिलेशनशिप है उसका लोड पार्टनर पे डंप कर देते हैं, उन पे डिपेंड हो जाते हैं।
तो इसका इम्पैक्ट क्या होता है और उसका सॉल्यूशन क्या है? रिलेशनशिप टूट जाता है, सिंपल टूट जाता है इसलिए क्योंकि मेरे खुश रहने की जिम्मेदारी मेरी है, मेरे पार्टनर की नहीं। जब दो लोग इंडिविजुअली खुश रहेंगे तब वो मिलकर खुश रह पाएंगे। मैं खुश हूं वो दुखी है, या वो खुश है और मैं दुखी हूं, कुछ नहीं होने वाला। दोनों को पहले तो अपनी सेल्फ वर्थ जाननी पड़ेगी। आप जब तक खुद में खुश नहीं है, अपने आप से सेल्फ सेटिस्फाइड नहीं है, तब तक आप किसी और के साथ कैसे रहने का सोच सकते हैं। सबसे जरूरी चीज ये होती है लाइफ में, किसी भी रिलेशनशिप में, कि आप अपने आप को किस पर्सपेक्टिव में देख रहे हैं, आप खुद को क्या समझ रहे हैं, आपको क्या करना है आगे जाके इन अ रिलेशनशिप ऑल्सो, इवन इफ यू आर मैरिड, अबाउट टू गेट मैरिड, और यू आर लाइक इन अ डेटिंग फेज। तो सबसे पहले तो ट्रांसपेरेंसी रहनी चाहिए। आप अपना पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर तीनों पे ट्रांसपेरेंट हैं अपने पार्टनर्स के साथ, क्योंकि आप उस पर नहीं है ट्रांसपेरेंट, अब वो कहीं ना कहीं किसी को गिल्ट फैक्टर आ रहा है तो वो दुखी है, वो अपने पार्टनर के ऊपर, एक नहीं होता है यार मेरा दिन आज अच्छा नहीं गया है तो यू हैव टू टेक मी आउट टुडे फॉर अ डिनर डेट और समथिंग। भाई क्यों? यू योरसेल्फ प्लान फॉर बोथ ऑफ द पर्सन ना, तुम ही प्लान कर लो कि दोनों चलते हैं आज बाहर। आप क्या सोचो, आज मेरा मूड खराब था बट माय पार्टनर डिडंट लुक्ड अप टू दैट, और उसने मेरे लिए कुछ नहीं किया। भाई तुम खुद करो ना, दोनों के लिए, रिलेशनशिप दोनों का है, हाउ वुड ही बी डूइंग? और एक बहुत सही चीज करनी चाहिए पार्टनर्स को कि एट द एंड ऑफ द डे प्लीज अपने पार्टनर से जरूर पूछे हाउ वाज योर डे। ये सिंपल सा सेंटेंस आपकी लाइफ चेंज कर सकता है। बात छोटी है लेकिन बहुत जरूरी है, क्योंकि इसमें जब आप नहीं पूछते हैं, अब आपका पार्टनर दिन भर अपने वर्क प्रोफेशन में क्या कर रहा था, उसने क्या किया नहीं किया, स्मॉल जेस्चर्स रिलेशनशिप में ही नहीं हर चीज में जरूरी होते हैं। जैसे हमको कितना अच्छा लगता है कोई अपन के लिए एक रोज ला दिया, एक चॉकलेट ला दिया, वो भी नहीं कोई हमको रैंडमली कॉल करके और कैसे हो क्या है उतना पूछ लेगा, विल फील गुड। तो भाई आप अपने पार्टनर के ऊपर वो बर्डन क्यों डाल रहे हो? रिलेशनशिप में ये नहीं मैटर करता है कि आप क्या दिख रहे हो अभी चार लोग के आगे, दैट्स नॉट द थिंग। आप एक्चुअली में दो लोग कैसे रेजोनेट कर रहे हो साथ में, आपकी कितनी ट्रांसपेरेंसी, आप कैसे बात करते हो, आप कैसे डिस्कस करते हो चीजों को, कितने ओपनली आप लोग चीजों को सॉर्ट करने में ध्यान देते हो, ये सबसे जरूरी एक है। म्यूचुअल रिस्पॉन्सिबिलिटीज होनी चाहिए। रिलेशनशिप ही म्यूचुअल है। रिलेशनशिप कब होता है? जब दो साथ होते हैं। तो जब दो लोग साथ हैं तो उनके बारे में जो भी बातें हैं वो उन तक होनी चाहिए। किसी भी रिलेशनशिप में थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट नहीं होना चाहिए। वो दो झगड़ेंगे, वो दो ही सॉर्ट करेंगे। मेंटल स्ट्रेस एक कपल के सेक्सुअल लाइफ पे भी असर डालता है। राइट। वहाँ पे कॉन्फिडेंस की कमी हो जाती है, परफॉर्मेंस को लेके हो गया या बहुत ज्यादा। फिर और भी चीजें हैं। देखिए क्या होता है, मेंटल हेल्थ कब आती है? जब आप बहुत चीजों से स्ट्रेस्ड आउट हो जाते हैं। मेल्स के लिए परफॉर्मेंस प्रेशर इज अ रियली बिग थिंग। किसी भी एज ग्रुप में अपन चले जाएं, परफॉर्मेंस प्रेशर इज अ रियली बिग थिंग अबाउट देम। लेकिन वही चीज उनको फीमेल्स नहीं बोल रही हैं टू गेट अ परफॉर्मेंस प्रेशर डन। वो उस चीज का स्ट्रेस उसके लिए नहीं बोल रही हैं। वो फीमेल्स की रिक्वायरमेंट्स क्या है ये आज तक शायद मेल्स ने पूछा ही नहीं है। ओके, फीमेल्स की क्या रिक्वायरमेंट है, व्हाट दे वांट इन इंटिमेसी और इन लाइक किसी भी चीज में, सोसाइटी डजंट आस्क। वो एक्सप्रेस भी नहीं करती है उनसे पूछा ही नहीं जाता, तुमको बोलने का मौका ही या नहीं तो दिया उनको पता भी जाएगा। नहीं होता। नहीं, उनको मौका ही नहीं दिया जाता है। ओके, ठीक है, उनको जज कर लेंगे, फीमेल्स को तुरंत जज कर लेंगे। अगर वो अपनी कुछ ऐसे डिजायर्स बताना चालू करेंगी, पीपल विल जज देम। तो उनके ऊपर भी ये प्रेशर है। मेल्स के ऊपर परफॉर्मेंस प्रेशर है व्हेन दे आर अबाउट टू गेट मैरिड, समवन हु इज लुकिंग फॉर अरेंज मैरिज और समथिंग। उनको बहुत स्ट्रेस रहता है भाई कि मैं ठीक हूं ना, ये सब चीज। और एक्सेप्टेंस कहीं नहीं आता। अगर कहीं पर कुछ प्रॉब्लम आ रही है तो दे वोंट एक्सेप्ट कि हाँ भाई मेरी साइड से ऐसा कुछ दिक्कत हो सकता है, या मैं फिजिकली आई एम नॉट दैट फिट राइट नाउ ड्यू टू एनी हेल्थ कंडीशन, या अल्कोहल और जो भी एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा ईटीसी जो भी जितने भी नशे अवेलेबल हैं उस पे होता है उसकी वजह से। बट पीपल डोंट लुक अप टू दैट। और सेक्सुअल हेल्थ बहुत इंपॉर्टेंट है। सेक्सुअल हेल्थ की वजह से आज बहुत सारे रिश्ते टूटते भी हैं। Obviously, sexual health is one of the major reason. Husband wife doesn't get the time to discuss
आपस में एक दूसरे की फिजिकल नीड्स के बारे में बात ही नहीं कर पाते हैं। सोसाइटी का प्रेशर है, मेंटल हेल्थ डिस्टर्ब्ड है क्योंकि करियर भी देखना है, सब कुछ देखना है ना। फिर फैमिली प्रेशर अलग हो जाता है, वो धीरे धीरे से डेवलप होता है। तो हर रिलेशनशिप में जब तक आप ट्रांसपेरेंटली बात नहीं करेंगे, अपनी नीड्स डिजायर्स को डिस्कस नहीं करेंगे, फिजिकल इंटीमेसी डजंट गो दैट वे, और वो कहीं ना कहीं जाके प्रॉब्लम क्रिएट करता है। एक दूसरे के क्या नीड्स हैं, क्या वांट्स हैं। इस पे डिस्कस करना बहुत जरूरी है। आफ्टर लॉन्ग टाइम ऑफ पीरियड कपल्स के बीच इंटीमेसी शायद कम हो जाती है, फिर ख़त्म हो जाती है। इसका क्या रीज़न है? यही जो आपने बताया अभी। ये जो मैंने बताया ये तो इनिशियली ही होता है। इनिशियली वो ऐसा रहता है कि बहुत एक्साइटमेंट होती है किसी भी रिलेशनशिप में, बट धीरे धीरे जो प्यार बहुत सारी चीज़ों के साथ आता है, जब बहुत सारी और भी चीज़ें उनमें इन्वॉल्व होती है। अगर मैरिड कपल हैं तो इंटीमेसी तक बात नहीं होती, आपको फैमिली भी देखनी है, आपको अपना करियर भी देखना है, आपको सोसाइटी भी देखनी है, और उसके बाद आपको बच्चे भी देखने हैं। ये सारी चीज़ें हैं। उसके बाद आप खुद अपने पार्टनर से कितनी देर बात कर पाएंगे, आपको कितना टाइम मिल रहा है? आप खुद दोनों इंडिविजुअली अपनी लाइफ में थक जा रहे हैं ना। जब आप घर आ रहे हैं तो अगर घर पे किसी बात पे बहस हो चुकी है पहले ही, घर में जब वो घर आ रहा है तो सबका मुंह बना हुआ है। जब सबका मुंह बना हुआ है तो अब उसका भी मूड खराब हो जाएगा। ऑब्वियसली वो दिन भर से काम करके आ रहा है ना। और अगर दोनों वर्किंग प्रोफेशन में है तो वो महिला को अलग स्ट्रेस रहता है कि उनको बाहर से भी सारी चीज़ें, अपना काम भी बाइंड अप करना है, फिर घर आके खाना भी बनाना है। कुछ मेल्स बहुत हेल्प करते हैं, कुछ बिल्कुल नहीं करते हैं, ये अलग अलग वो है। तो इन सारी चीज़ों से ये प्रॉब्लम आती है ना आगे जाके कि फिजिकल इंटीमेसी ना, इंसान दिन भर में उनका समय नहीं बचता है, और ये सारा कुछ इंटरकनेक्टेड है। सोसाइटी का प्रेशर भी, फैमिली प्रेशर भी, खुद की नीड्स डिजायर्स भी, है ना। और ये सारी चीज़ें हमारी मेंटल हेल्थ, क्योंकि हमारा ब्रेन ही है जो सब चीज़ को रेगुलेट कर रहा है, और जब वहीं पे स्ट्रेस क्रिएट होता है तो अपने आप सब कुछ डिसबैलेंस हो जाता है। एक सेडेंटरी लाइफस्टाइल भी है बोलना चाहिए। इंसान अगर 9 to 5 की जॉब है तो बैठे ही बैठे उसका काम चल रहा है। अलग अलग डिसीजेज आ रही हैं एक एज के बाद। ऑब्वियसली मेल्स में प्रोस्टेट कैंसर वगैरह अपन बहुत कॉमन देख ही रहे हैं आजकल। फीमेल्स में भी सर्वाइकल कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर और ऐसे सब, ये बहुत बड़ी बड़ी बीमारियां हैं जो आजकल आम दिनों में हम सुन ही रहे हैं। किसी ना किसी को हो रहा है, कोई ना कोई इसको फेस कर रहा है। डायबिटीज वगैरह होता ही है आजकल, अपन T2D सुन ही रहे हैं बहुत। बेसिकली हर दूसरे इंसान को बीपी का प्रॉब्लम हो रहा है ना। कोलेस्ट्रॉल, ट्राइग्लिसराइड ऊपर नीचे हो रहा है। तो ये सारी चीजें कहीं ना कहीं सेक्सुअल हेल्थ में भी, क्योंकि वो ऑर्गन्स ही है ना, पूरे ऑर्गन्स में भी। और मेन सबसे इम्पोर्टेंट, ये सब स्ट्रेस की वजह से आजकल PCOD भी कॉमन हो चुका है। तो जैसे अपन फिजिकल इंटीमेसी की बात करेंगे तो मेंटल हेल्थ भी कनेक्टेड है, फिजिकल हेल्थ भी कनेक्टेड है, क्योंकि वहाँ पे परफॉर्मेंस का भी इंसान को प्रेशर है, बेबीज का भी प्रेशर है, फिर इनफर्टिलिटी का भी टेंशन हो जाता है। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ों को अपन को उस चीज़ में फोकस करना पड़ता है। सब लिंक्ड है। सब लिंक्ड है एक्चुअली। व्हेन इट्स अबाउट रिलेशनशिप, रिलेशनशिप में सब कुछ आता है। रिलेशनशिप सिर्फ दो लोगों के बीच में नहीं होती है, आपको सब कुछ को लेके चलना है, तब वो दो लोग साथ अच्छे से चल पाएंगे। सो इंडिया में कुछ कपल्स जो है पेरेंट्स बनने में स्ट्रगल्स करते हैं। इनफर्टिलिटी एक प्रॉब्लम है और इसका ब्लेम सिर्फ वुमेन पर ही डाला जाता है। ऐसा इसलिए क्योंकि लोगों की नज़र में एक माँ होती है जो अपने वोम में उस बच्चे को 9 महीने रखती है, तो लोगों को लगता है कि पूरी जिम्मेदारी माँ की है। माँ ने पैदा किया है तो माँ को रात को जागना है, डाइपर्स चेंज करने हैं, माँ को फीड कराना है, सब कुछ उसके ऊपर आ जाता है। बट दैट्स नॉट ट्रू। इन दोनों में महिला की जितनी जिम्मेदारी है उतनी जिम्मेदारी आदमी की भी होती है। बेसिकली अभी आज के टाइम में इनफर्टिलिटी बहुत कॉमन है, क्योंकि जैसे मैंने इसके पहले आपको बताया PCOS बहुत कॉमन हो चुका है। PCOS के अलावा आजकल बहुत एंडोमेट्रियोसिस जैसी कुछ बीमारियां हैं जो आजकल बहुत नॉर्मल डेज में अपन देख रहे हैं। रीजन कहीं ना कहीं सेडेंट्री लाइफस्टाइल है। कोविड के बाद से तो हम और भी ज्यादा उस सेडेंट्री लाइफस्टाइल में घुस चुके हैं। एक जगह में बैठे हुए हैं, वेब सीरीज देख रहे हैं, बैठे हैं, पॉपकॉर्न खा रहे हैं, बस पिज्जा खा रहे हैं। अब आजकल हैंड ऑन हैंड है। एक्सरसाइज जो पहले काम और सारी चीजें करते थे वो सब कुछ नहीं होता। फिजिकल एक्टिविटी नहीं कुछ नहीं, कुछ भी नहीं। इंसान जिम जा रहा है, बट जिम में भी वो क्या कर रहा है, जिम में 4 लोग को हाय हेलो बोल रहे हैं, 2 एक्सरसाइज के बाद उसने 10 सेल्फी ले ली है एंड नाउ इट्स अबाउट टू गो होम। सिंपल। ठीक है, सप्लीमेंट्स पे चल रहे हैं,
घर का दाल चावल नहीं खाना है। तो ये कहीं ना कहीं इनफर्टिलिटी फीमेल्स में होती है। इनफर्टिलिटी के बहुत सारे अलग अलग कारण भी होते हैं। मेल्स का इस पे ये रहता है कि एज मेल्स आजकल अल्कोहल, स्मोकिंग और ये सारी चीजें, स्पर्म काउंट ही खराब हो जाता है मेन उनका। जब आपका सेमेन ही सही नहीं होगा तो आप उसकी वजह से अगर फीमेल कंसीव कर लेती है तो मिसकैरेज के चांसेस बढ़ जाते हैं। ठीक है, एक प्री एक्लेम्सिया एक होता है जो प्रेगनेंसी के ड्यूरेशन में, उसके भी कॉम्प्लिकेशंस आते हैं। तो a man should be very much focused about his physical health and mental health, क्योंकि ये दोनों connected हैं, to be very much confident about getting into parenthood, right? क्योंकि parenthood is not merely a thing कि हाँ it's just about one day and next day सब normal, नहीं, it's about the whole life। जब तक वो बच्चे का आप 17-18 साल तक आप उसको पूरी जिम्मेदारी के साथ पाल नहीं लेते, उसका फ्यूचर नहीं देख लेते, सब चीज इट्स वेरी मच कनेक्टेड। बट हमको क्या होता है इन इंडियन सोसाइटी, जैसे ही शादी होती है, शादी के बाद सीधा बच्चे होने का ही आशीर्वाद दिया जाता है। कपल्स को प्रेशर उसी चीज का रहता है कि दे हैव टू मेक बेबीज नाउ, राइट? तो दैट बेबी मेकिंग प्रोसीजर गेट्स लाइक इन्विजिलेटेड बाय द फैमिली कि साल भर हो गया बच्चे नहीं हो रहे, 2 साल हो गया बच्चे नहीं हो रहे, 3 साल हो गया बच्चे नहीं हो रहे। दे विल मेक बेबीज नो व्हेन दे वांट। आप दादा दादी बनना चाहते हैं, आप नाना नानी बनना चाहते हैं, बट वो दोनों माँ बाप बनने के लिए रेडी हैं कि नहीं, राइट? क्योंकि आप अभी सब कर देंगे, आप अभी छोटा है, यू विल टेक केयर ऑफ। पर उसके बाद क्या, जब वो बेबी स्कूल जाएगा, उसके स्कूल, उसके फाइनेंशियल सारी चीजों को, सब कुछ एक कपल को देखना होता है। तो उन सारी चीजों को कपल डिस्कस ही नहीं कर पाते हैं, और जो डिस्कस कर लेते हैं वो फिर कई बार घर परिवार वालों के सामने कल्प्रिट भी हो जाते हैं क्योंकि दे आर नॉट टेकिंग बेबीज अकॉर्डिंग टू देम। तो ये सारी चीजें आगे पीछे होते रहती हैं। फास्ट फूड और फास्ट लाइफ की वजह से शायद हम स्लो डेथ की ओर जा रहे हैं, और अभी एक कल्चर ही चल रहा है, मतलब अजीब अजीब चीज़ें हैं खाने के लिए आजकल, पीने के लिए, उसी में सब ट्रेंड मान सकते हैं, कूल दिखने के लिए सब कर रहे हैं, और ये स्लो डेथ है। इसमें आप क्या बोलना चाहेंगे? एक्चुअली है, स्लो डेथ की तरफ तो सभी जा रहे हैं। देखिए, बेसिकली अपन की डेस्टिनी डेथ ही है सबकी, बट पहले के टाइम अब कोई ऐसे 80-85 साल तो जी नहीं रहे हैं लोग। आजकल तो 40-45, 50-55 वाला ही है ज्यादातर जो अपन सुन रहे हैं। रीजन ये होता है कि आधा तो लोग खाना खाते नहीं है बेसिकली। आजकल जो डाइट वाला भी कल्चर आया है जिसमें आदमी घर में खाना नहीं खा रहा है, मम्मी मैं डाइटिंग कर रही हूँ या डाइटिंग कर रहा हूँ, है ना, अरे आपने ये बना दिया, ये मुझे नहीं खाना है, ऐसा नहीं खाना है। बट वही बच्चा बाहर जाके पनीर चिली खा रहा है, ठीक है, पिज्जा खा रहा है, पास्ता खा रहा है। डायबिटीज़ के बारे में बात करना है मैम आपसे। डायबिटीज़ को लेके गलत बिलीफ क्या है लोगों के मन में? कि डायबिटीज खाने से बढ़ जाती है और बढ़ जाती है। डायबिटीज़ क्या खाने से? बहुत ज्यादा मीठा खाने से बढ़ जाती है, घट जाती है, ऐसा बहुत सारे लोगों का मानना है। बट मेनली डायबिटीज खाने से ज्यादा कहीं ना कहीं वो अपन के स्ट्रेस लेवल से भी होता है। इंसान जब सही से नींद नहीं हो रही है, वॉक नहीं कर रहा है, एक लाइफस्टाइल ठीक नहीं है, तभी भी डायबिटीज, क्योंकि स्टार्ट ही वहीं से होती है, ओके, खाने से नहीं होती। खाने से नहीं होता। खाने से बाद में एलिवेट होती है। जब किसी को डायबिटीज की प्रॉब्लम हो गई, उसके बाद वो आपके खाने पे भी डिपेंड करता है कि वो कैसे घट रही है, बढ़ रही है। पोर्शन कंट्रोल बहुत इंपॉर्टेंट है उसमें। डायबिटीज लेकिन मेनली स्ट्रेस की वजह से। देखिएगा, आप कोई अगर डायबिटीज पेशेंट है तो डायबिटीज पेशेंट के साथ एक चीज का प्रॉब्लम ये होता है कि अगर वो उनको थोड़े थोड़े देर में वो खाते रह रहे हैं लेकिन उनको फिर भी मेंटेन नहीं हो रहा है। क्यों? क्योंकि उनकी नींद नहीं पूरी हो रही है, वो स्ट्रेस बहुत ज्यादा लेते हैं, है ना, वो वॉक नहीं कर रहे हैं। ऐसी बहुत सारी चीजें जो लाइफस्टाइल बेस्ड रहती हैं जो डायबिटीज को एलिवेट करती हैं। ये सब चीजें मतलब है, बहुत सारे मिथ्स भी हैं डायबिटीज को लेके कि कुछ लोग, कुछ ब्रांड्स ऐसा बोलते हैं कि आप ये इस टाइम तक इतने दिन लेंगे तो पूरी ठीक हो जाएगी। वैसा कुछ नहीं होता है। डायबिटीज को आप कंट्रोल कर सकते हैं। कंट्रोल करने के लिए आपको अपनी लाइफस्टाइल मेंटेन करनी पड़ेगी। स्ट्रेस लेवल को आपको मेंटेनेंस में लेना पड़ेगा। बहुत ज्यादा सोच सोच के आप अपने मतलब रूटीन ही नहीं रख रहे हैं अपनी, तो आपको कैसे आपकी डायबिटीज नॉर्मल आएगी तब? और फिर लोग उस पे बोलते हैं कि हाँ मैं तो एकदम टाइम से खाना खाता हूँ, मैं तो सिर्फ 2 ही रोटी खाती हूँ।
डजंट वर्क। आप सो नहीं रहे हैं, आपकी बॉडी को प्रॉपर टाइम नहीं मिल रहा है हीलिंग के लिए, सब चीज़ आपका रूटीन सही नहीं है, तो वो सब दिक्कत देता है। तो डायबिटीज़ को लेके मिथ्स भी हैं, बट बेसिकली डायबिटीज़ इज़ ऑल अबाउट कि आपकी डाइट, आपका लाइफस्टाइल, आपका एक्टिविटी क्या है और आपका स्ट्रेस लेवल, ये सारी ओवरवेट चीज़ें। ओवरवेट होने से भी कुछ प्रॉब्लम्स होती है डायबिटीज, ओवरवेट तो प्रॉब्लम ही है, ओवरवेट होना ही तो प्रॉब्लम उसके साथ साथ डायबिटीज भी हो उसमें सकती है। डायबिटीज का ऐसा कुछ वो नहीं है। ओवरवेट इज नॉट अ थिंग। डायबिटीज किसी को भी हो सकता है, स्ट्रेस लेवल से भी होता है, डाइट की वजह से भी होता है, जेनेटिक्स भी मैटर करता है, जनरेशनल पास ऑन है ये। बट उसका एक बहुत मेजर पॉइंट ये भी है कि आपकी लाइफस्टाइल अगर ठीक नहीं है तो कुछ नहीं। अब कई साल पहले डायबिटीज जैसा कुछ नहीं था, बहुत रेयरली अपन सुनते थे कि किसी को डायबिटीज। तो अभी क्यों इतना कॉमन हो गया है? बेसिक जैसे मैंने पहले भी बताया, लाइफस्टाइल। पहले के टाइम में ऐसा था ना कि मार्केट में डायबिटीज की जो दवाई होती थी उसका प्रोडक्शन ज्यादा था और दवाई खाने वाले कम थे। अभी उल्टा हो गया है, अब प्रोडक्शन कम हो गई है, दवाई खाने वाले ज्यादा हो गए हैं। क्योंकि पहले ऐसा नहीं था, थिंग्स वर नॉट दिस कॉमन। पहले लोग अपनी हेल्थ को लेके कॉन्शियस रहते थे, आजकल कॉन्शियस नहीं है, आजकल आलस है। People don't want to go out for walk or for yoga. Nah, that doesn't do all of this. Moreover, what they do, वो पैसे खर्च करके they go to clubs. That is the thing. मेरा एक दोस्त है मैम, उसको हाई लेवल शुगर हो गया था और वो डॉक्टर के पास गया, वहाँ से कुछ मेडिकेशंस में लिए वो, बट वो काम नहीं कर रहा था उसके लिए। फिर उसने कुछ रिसर्च की अपने तरीके से, वो करता रहता है और वो एक बिजनेसमैन है, तो उसको जरूरी है हेल्थ को सही रखना। उसने क्या किया, सिर्फ अपने लाइफस्टाइल को चेंज कर दिया पूरी तरीके से। शाम को 6 बजे के बाद खाना नहीं खाना है, उसके पहले वो कर लेता अपना लंच डिनर, सारी चीज़ें अवॉइड करता है जो जंक फूड्स हैं, इन सारी चीज़ों को, और तब उसका पूरा बैलेंस हो गया। हाँ, वही जो मैंने बोला, वही चीज़ है ये कि आपको अपनी लाइफस्टाइल में अपना डाइट, कि आप कितना कार्बोहाइड्रेट ले रहे हैं, फाइबर क्या ले रहे हैं, प्रोटीन क्या ले रहे हैं, ये सारी चीज़ें मैटर करती हैं। मतलब अपनी बॉडी एक सिस्टम है और सिस्टम जो मशीन है उसको सही तरीके से चलाने के लिए आपको फ्यूल भी सही डालना पड़ेगा। आप फ्यूल ही गलत डालेंगे, प्रॉपर एडिक्वेट अमाउंट में नहीं डालेंगे, एक्स्ट्रा काम लेंगे शरीर से, तो कहीं ना कहीं तो प्रॉब्लम आएगी ही। तो वो सारी दिक्कतें होती हैं। तो ओवरऑल हमने जितनी बातें की फिजिकल हेल्थ के बारे में, सारी चीज़ें लिंक्ड है गलत लाइफस्टाइल से। अभी के टाइम में तो लाइफस्टाइल ही है जो मेन कल्प्रिट है, क्योंकि वो अपने आप सोसाइटी में भी बिल्ड हो गया है। वन लास्ट क्वेश्चन मैम, क्या वर्जिनिटी का कॉन्सेप्ट आज भी रिलेवेंट है? ये तो अपन को सोसाइटी वालों से पूछना चाहिए, पॉसिबली आई एम नॉट द राइट पर्सन टू आंसर दिस, लेकिन मैं अपना पर्सपेक्टिव बता देती हूँ। वर्जिनिटी इज लाइक क्या, कुछ ऐसा कॉन्सेप्ट नहीं होता है। इंसान का कैरेक्टर मैटर करता है, उसका माइंडसेट मैटर करता है, उसकी अपब्रिंगिंग मैटर करती है। व्हाट यू गोना गाइस डू विद द वर्जिनिटी टैग? कुछ नहीं। वर्जिनिटी लास्ट फॉर अ नाइट, दैट्स इट। उसके आगे कुछ नहीं है। दैट वर्जिनिटी वुड बी लास्टिंग फॉर अ नाइट ओनली, जस्ट फॉर वंस। बट मोस्ट इम्पॉर्टेंटली क्या है, अगर वो इंसान एक्चुअली में दिल से अच्छा नहीं है, वो रिस्पेक्टफुल नहीं है, अपने आप को लेके एडमेंट नहीं है कि उसको क्या करना है लाइफ में, डिसीजन मेकिंग पावर नहीं है, फैमिली को लेके नहीं चलना है, तो व्हाट ऑल ऑफ दिस गोना डू? योर किड्स नॉट गोना बी रेज्ड बाय अ वर्जिन वुमन ओनली। वर्जिनिटी का उसमें कोई रोल नहीं है। व्हेन वी टॉक अबाउट वर्जिनिटी, इट्स अबाउट मेकिंग फैमिली। यू आर गेटिंग मैरिड टू अ पर्सन, यू आर गेटिंग इनटू अ रिलेशनशिप, और वहां पे ये मैटर करता है। तो डज वर्जिनिटी मेक्स एनी सेंस टू पेरेंटिंग अ किड? पेरेंटहुड पे जा रहा है? नहीं जा रहे हैं, उसका कोई लिंक नहीं है। तो जहां से स्टार्ट कर रहे हैं अपन, और जो मेन जो काम है, बेबीज, द बेबीज हैज टू गेट गुड अपब्रिंगिंग, अच्छे से उनको अपन को बड़ा करना है, पालना है, गुड बिलीव्स, सारी चीजें देनी, तो उसका कोई लिंक नहीं जुड़ता। बट वो सोसाइटी का एक नॉर्म है, सोसाइटी का एक प्रेशर है, और ये प्रेशर वुमेन्स के ऊपर कुछ ज्यादा हद तक है। बट अभी तो आजकल लोग ये हुकअप कल्चर को ब्लेम कर रहे हैं। दैट नॉट द थिंग। वर्जिनिटी इज अ चॉइस बाय एनीवन, whether it be a male or a female, it's a choice. But what matters
इज हाउ दैट पर्सन एक्चुअली इज, क्योंकि आगे जाके बहुत सारी और चीजें वो एक्चुअली वो इंसान कैसा है वो मैटर करेगा, आपके घर में भी, आपके परिवार में भी, आपके समाज में भी। वर्जिनिटी का अटैक पूरी दुनिया में तो दिखाना नहीं है, दैट हैज टू बी लाइक डिस्कस्ड अमंग द पीपल, दैट कुछ चीजें अपन को सोसाइटल नॉर्म से बाहर आके सोचनी चाहिए और उसके लिए एक्शंस भी हमारे उसी हिसाब से काम करने चाहिए। दैट्स इट, थैंक यू। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे मैम, और काफ़ी अच्छा लगा आपसे कन्वर्सेशन करके, क्योंकि काफ़ी सारे सवाल जो थे मेरे जहन में पर्सनल लेवल पे भी, उसका जवाब मिल गया है। और पॉडकास्ट मेरे लिए एक हीलिंग है मेरे प्रोफेशन के साथ, इसलिए मुझे इस काम से इतना प्यार है। एंड आप जैसे प्रोफेशनल्स से जब मिलता हूँ तो और हील होता हूँ मैं राइट, ये बोल सकता हूँ। नहीं, ऑब्वियसली कॉन्वर्सेशन इज अ पार्ट ऑफ हीलिंग, वो कहीं ना कहीं हमारी हीलिंग प्रोसेस को बढ़ाता है। क्योंकि मैं पूरे पॉडकास्ट में मैंने एक ही चीज़ बोली है सबसे ज़्यादा, कि कॉन्वर्सेशन और ये ट्रांसपेरेंसी बहुत ज़रूरी है। तो जब अपन किसी से बात करते हैं तो बहुत सी ऐसी भी बातें जो हमें नहीं पता चलती वो भी अपन को सीखने मिलती हैं और जानने को मिलती हैं, तो वो कहीं ना कहीं अपन के लिए एक प्लस प्लस है। तो ऑब्वियसली मुझे बहुत अच्छा लगा तुम्हारे क्वेश्चंस डिस्कस करके, लोगों को और ज़्यादा मेंटल हेल्थ के लिए अवेयरनेस होगी फॉर दैट, एंड आई एम रियली ग्लैड अबाउट इट। एंड थैंक यू सो मच। थैंक यू।